हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और यह 6 क्लास का बुक है जिसमें हम लोग छठा अध्याय पढ़ने वाले हैं, जीवन के विभिन्न आयाम। तो यहाँ पर शुरू में कुछ थोड़ा सा भूमिका दिया हुआ है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सीधे आते हैं हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय हड़प्पा आज से 3700 वर्ष पहले मतलब कि यह 3700 वर्ष पहले इसका उदय हुआ था। तो जब इसका पतन हो रहा था, एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। तो पश्चिमोत्तर भारत में एक अलग तरह के भाषा बोलने वाले लोग बसने लगे थे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हमें साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है: पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य, या उसको कहते हैं या तो पूर्व वैदिक साहित्य कहेंगे, पूर्व वैदिक कहेंगे, या ऋग्वैदिक काल कहेंगे। ठीक है, उसी तरह दूसरे को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो 2 तरह के साहित्य हैं, जो एक पूर्व वैदिक टाइम में लिखा गया है और दूसरा है उत्तर वैदिक टाइम में लिखा गया है। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है। तो पूर्व वैदिक साहित्य में क्या था? ऋग्वेद ही था, इसलिए तो उसको ऋग्वैदिक साहित्य भी कहते हैं। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके अलावा फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। तो एक है पूर्व वैदिक काल जिसमें केवल ऋग्वेद लिखा गया है, और बाकी जितने भी हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब जो है उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक जो युग है वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में है। उत्तर वैदिक युग जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। मतलब ये इसको लिखा नहीं जाता था, बल्कि मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो लिखी नहीं गई है, पर मम्मी पापा बताते हैं तो हम लोग फॉलो करते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। तो यहाँ पर वैदिक साहित्य के बारे में लिखा है 4 वेद हैं, ब्राह्मण कितना है? 9 है, आरण्यक 6 है, प्रारंभिक उपनिषद 13 है और कुल उपनिषद जो है वह 108 है। ठीक है, तो इसमें से याद रखिएगा कुछ चीज़ें इस पेज से। पहला तो है कि ऋग्वैदिक काल जो है, या 4 वेदों में 4 वेद याद रखिएगा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यह क्रम से याद रखिएगा। इसी तरीके से इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कब किसकी रचना की गई है। तो पूर्व वैदिक काल में, या मतलब कि 2 वैदिक काल में डिवाइड किया गया है वैदिक साहित्य को। तो पूर्व वैदिक काल में क्या है? ऋग्वेद लिखा गया है, और बाकी जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह सब दूसरे यानी उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद ऋग्वेद का युग कब से कब तक है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया है, इसलिए वेद को श्रुति, सुना हुआ भी कहते हैं। तो वेद को क्या कहते हैं? श्रुति यानी सुना हुआ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ही ट्रांसफर होता था। तो कुछ ऋग्वेद का अंश है यहाँ पर, ताम्रपत्र में या भोजपत्र में लिखा गया है इसको। तो ये देख लीजिए, वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उससे यह थोड़ी भिन्न है। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे।
तो यह जिन लोगों ने प्रार्थना लिखा है इस तरह का, उसने खुद को क्या कहा है, वह अपने आप को आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले लोग थे। तो जो लोग मतलब आर्य के देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते थे, उनका यज्ञ नहीं करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, दास या दस्यु कहा जाता था। ठीक है, मतलब एक तरह से विरोधी जो होते थे। अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। तो आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, दास या दस्यु। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते हो, तो ऐसा यहाँ कल सोच रहे हैं। आर्य कौन थे, तो देखते हैं यहाँ पर। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है। मतलब एक विशेष भाषा जो बोलते थे उसी को समूह को आर्य कहते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो ये जो नई संस्कृति को विकसित किया है इन लोगों ने, पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे, वहाँ निवास स्थान बनाया, एक नई संस्कृति को विकसित किया जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं या वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो आर्य कौन थे, अब एग्ज़ाम में ऑप्शन दे सकता है बहुत तरह का, उसमें आपको ढूंढना है जो ऑप्शन रहेगा। आर्य शब्द का जो अर्थ है वह एक मतलब कि एक तरह का एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह को आर्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप यही, ज़्यादा लंबा तो कुछ था नहीं, तो आप याद रख सकते हैं कि आर्य जो थे वह कौन थे, तो वही थे जो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत या जो लिखा गया है या वेद, वही लोग थे आर्य। ठीक है, वह खुद को आर्य मानते थे जो वेदों में उन प्रार्थनाओं को लिखे। और दास और दस्यु कौन थे, तो आर्यों के सबसे बड़े दुश्मन या शत्रु बताए गए हैं, क्योंकि वह आर्यों के देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते थे और यज्ञ नहीं करते थे। आगे देखते हैं भारोपीय भाषा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भारत और यूरोप की जो भाषा वर्ग है भारोपीय उसको कहते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। तो संस्कृत को क्या माना जाता है, भारत और यूरोप के बीच का भाषा, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार के अंदर इसको माना जाता है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी तथा यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, ग्रीक, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण स्वरूप मातृ संस्कृत, मतलब मातृ जो था वह संस्कृत में था, माँ जो था हिंदी में था, मदर जो था अंग्रेजी में था, मैटर जर्मनी भाषा, याद रखिएगा कि मतलब माता को जर्मनी में मेटर बोला जाता है। ठीक है, तो यह एक ही भाषा परिवार से सब कुछ है। देखिए माँ से ही सब कुछ शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया कि यह सब कौन कौन सा, भारत की अनेक भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, ग्रीक, स्पेनिश आदि सभी इसी भाषा परिवार से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थीं जो पशुपालक और कृषक थे और ख़ास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। तो देखिए धूसर मृत भांड, इसी को कहा है चित्रित धूसर मृत भांड। तो यह देखिए काले रंग का उस पर चित्र बनाया गया। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि वैदिक युग में कैसे पात्र का यूज़ होता था, तो उसको कहेंगे चित्रित धूसर रंग के बर्तन। ठीक है, एक धूसर रंग का बर्तन है, उस पर चित्र बनाया हुआ काले रंग से। ठीक है, आर्यों का बसाव। वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल जो था, मतलब ऋग्वेद के काल में, उसको सप्त सैंधव स्थल कहते हैं, जिसे आजकल हम पंजाब यानी वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसको हम कहेंगे सप्त सैंधव, उस समय में कहा जाता था। ठीक है,
क्या नाम से पुकारते हैं? उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। ठीक है, तो मतलब वहाँ से वो धीरे धीरे बढ़ते गए तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती है। आब मतलब होता है नदी, और दो नदियाँ आकर मिलती है, उस क्षेत्र को कहते हैं दोआब क्षेत्र। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण यानी उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शतपथ ब्राह्मण जो है उत्तर वैदिक युग का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो याद रखिएगा, पूर्व वैदिक का नहीं, उत्तर वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सब बात। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि पहले जो ऋग्वेद काल में जो लोग रह रहे थे, जो निवास उनका स्थल था, उसको सप्त सैंधव कहते हैं, सप्त सैंधव कहते हैं। ठीक है, और वो कौन सा एरिया था वर्तमान का अगर हम देखें तो वो पंजाब प्रांत जो है, पूरा भारत और पाकिस्तान दोनों का पंजाब प्रांत जो है वो सप्त सैंधव उस जगह का पहले नाम था। ठीक है, उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव जो है वह वही लोग क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा गंगा यमुना तक पहुंच गए, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक रहने लगे थे। और यह पाया गया है शतपथ ब्राह्मण से कि आर्यों का फैलाव जो है उत्तर वैदिक युग में तो बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। ठीक है, तो यह कहाँ से मिला है? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण जो है उत्तर वैदिक युग का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सप्त सैंधव सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ सतलज व्यास झेलम चिनाब रावी तथा सरस्वती दृश्यदती नदियों का क्षेत्र है। तो सप्त सैंधव क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सिंधु और उसकी 5 नदियाँ, ठीक है, और उसके बाद सरस्वती दृश्यदती, तो इस तरीके से 7 नदियों को मिला के सप्त सैंधव बोला गया होगा। ठीक है, गंगा यमुना दोआब मतलब गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र को गंगा यमुना दोआब कहा गया है। ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हो? अब उनसे पूछिए कि क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं भी पशुपालन से जुड़ी है। चलिए, तो क्वेश्चन कर रहा है, इस पर हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। तो यह आप महाभारत जब देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि गायों का वहाँ पर बहुत महत्व था। ठीक है, जो द्रोणाचार्य थे वो केवल इसलिए लड़ाई करने गए थे कि उनको एक बार अपने शिष्यों को इसलिए लड़ने के लिए भेजे थे, पता नहीं किसके पास, केवल गाय की वजह से। ठीक है, उसमें गाय का बहुत महत्व दिखाया गया था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्य का एक कबीला दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। मतलब एक कबीला और दूसरे कबीले में बहुत लड़ाई होता था गाय के कारण। गौधन रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था। एक राजा इसलिए चुना जाता था कि बस गायों की रक्षा करे हुआ, जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम मिलता है। मतलब इस तरह का कोई उल्लेख वेदों में नहीं मिलता है, जनपद, राष्ट्र, राज्य, इस तरह का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए माना जा रहा है कि जो शासन करने वाले थे वह ऐसा कुछ मतलब आज के जैसे नहीं थे, वह एक अलग तरीके के थे। अतः ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वह बस आज के समय में देख लीजिए तो एक कबीले का मुखिया जो होता है उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। कबीला क्या है? कबीले में एक वंश या परिवार की कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, तो उसी में से जो ताकतवर था उसको राजा बना दिया जाता था कि तुम जितना भी गाय वाय है उसकी रक्षा करोगे। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदित का सबसे ज़्यादा विधत का सबसे ज़्यादा महत्व था। तो आम लोगों की संस्था के रूप में क्या था? विधत। ठीक है, तो यह शब्द याद रखिएगा, यह नया शब्द है, लेकिन धीरे धीरे विधत
का महत्व घटता गया और उसके स्थान पर सभा और समिति ने ले लिया। तो ऋग वैदिक काल में क्या था, तो विधत था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सभा और समिति, जो लोगों की संस्था को क्या कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में सभा समिति और ऋग वैदिक काल में विधत था। ठीक है। सभा का विशिष्ट स्थान तथा जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। तो सभा जो था विशिष्ट लोगों का था और समिति आम लोगों का। इन संस्थाओं में बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। तो इसमें राजा जो था वह भाग लेता था। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशवरा से करते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है। तो यह जो संस्थाएं होती थी सभा और समिति, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, राजा तो जरूर बैठता था। इन संस्थाओं में कबीले जन के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा कर राजा को चुनते थे, राजा का चुनाव करते थे। मतलब युद्ध में जो भी धन इकट्ठा हुआ उसको मतलब कि बंटवारा करते थे और फिर राजा का भी चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे। तो युद्ध समिति के जितने भी सदस्य होते थे वह युद्ध का कार्य करते थे, यानी सेना का एक तरह से। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह चले जाते थे। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता था। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता, यानी कि लोगों पर शासन होता था, ना कि एरिया पर। ठीक है। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता, तभी फसल पक कर तैयार हो जाती है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ऋग्वेद से हमको क्या पता चलता है कि गाय बहुत महत्वपूर्ण थी और गाय के लिए एक कबीले से दूसरे कबीले में मतलब कि लड़ाई होता था। गौधन की रक्षा करने के लिए सरदार या राजन चुना जाता था, और राजन जो होता था वह किसी क्षेत्र के लिए नहीं होता था बल्कि लोगों के लिए होता था। ठीक है। क्योंकि जो हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं उसमें जनपद, राष्ट्र, राज्य इस तरह का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के काल राजन एक कबीले का मुखिया, इससे अधिक कुछ नहीं होता। ठीक है। और कबीला क्या होता था कि वंश या परिवार की कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, जैसे कि गोतिया लोग मिलकर रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद काल में आम लोगों की संस्था, ऋग्वेद के काल में क्या था, आम लोगों की संस्था को कहते थे विदत, और धीरे धीरे उसका महत्व घटने गया। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे सभा और समिति। सभा विशिष्ट लोगों के लिए होता था, समिति आम लोगों के लिए होता था। ठीक है। समिति में राजा भाग लेते थे, उसके बाद महिलाएं भी उसमें भाग लेती थी, मिलकर समस्याओं का समाधान करते थे, और जो युद्ध में जो धन प्राप्त हुआ उसका बंटवारा करते थे, राजा को चुनते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक की तरह कार्य भी करते थे। ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन करना। वह चारे की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। वह एक जगह पर मतलब रुके नहीं रहते थे क्योंकि चारा खत्म हो जाता था। तो इसीलिए वह किसी क्षेत्र के स्वामी नहीं होते थे राजा, बल्कि कबीले के स्वामी होते थे। ठीक है। मतलब कि लोगों के स्वामी होते थे। चलिए आगे देखते हैं। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि वे जौ की खेती करते थे। मतलब ऐसे तो हम लोगों को पता चला है कि वह खेती नहीं करते थे, लेकिन कुछ स्रोतों से यह पता चला है कि वह जौ की खेती करते थे। जौ की फसल आम तौर पर कम समय में तैयार हो जाती है, इस कारण इस फसल को उगाने के लिए आसान होता था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों यानी दास और वस्तुओं से गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे। ठीक है। तो कुछ स्रोत से यह भी पता चला कि जौ उगाते थे, और जौ जो होता था वह आमतौर पर मतलब कि कम समय में तैयार हो जाता है, उसको उगाना आसान होता है, और कुछ दास लोगों से वह वस्तुओं और गेहूं की फसल खरीद लेते हैं। ठीक है। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं वे
देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था। पशुपालन की तुलना में क्या था? कृषि का धंधा कम था। कृषि नहीं करते थे, पशुपालन बहुत बढ़िया से करते थे। क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्प कलाओं में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले धातुकर्मी तथा कुम्हार शामिल हैं। तो ये सब लोग शामिल हैं, चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले, कुम्हार, ये सब। बढ़ई धातुकर्मी एवं रथकार की रथों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था, मतलब घर में ही बुनाई किया करते थे, महिलाएं किया करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए शिल्प की ओर ध्यान दीजिए तो ऋग्वेद में शिल्प कला का कम वर्णन मिलता है। कुछ लोग हैं, चर्मकार, बढ़ाई, धातु के काम करने वाले धातुकर्मी, कुम्हार, बढ़ई धातुकर्मी, रथकार, ये जो थे वह रथों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता का निर्णायक माने जाते थे, मतलब जिसके पास जितना रथ है उतना वह बेहतर सेना माना जाता था। और बुनाई का काम जो है वह महिलाएं किया करती थी, घर की महिलाएं। ठीक है, लोगों का जीवन प्राकृतिक तौर पर बहुत हद तक निर्भर करता था, मतलब प्रकृति पर निर्भर करता था बहुत हद तक। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिसमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन प्रमुख थे। तो इंद्र थे, अग्नि और सोम। इंद्र युद्ध के देवता, अग्नि आग के देवता, सोम एक पौधा था। ठीक है, उसी से सोमरस निकलता था जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो देवियों को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे? मंत्रों का उच्चारण करते थे, यज्ञ में आहुति देते थे, घी, अनाज और कभी कभी जानवर को भी बलि देने का जो काम था वह करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, फिर पीछे जाकर रिवाइज करेंगे। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित और जनसाधारण। ऋग्वेद में मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं पाई जाती थी। ऋग्वेद में ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पर वर्ग भेद की कोई स्थिति नहीं है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य यानी क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई है, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। ठीक है, इस काल में नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हो गया था। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो कुछ स्रोतों से क्या पता चला है कि यौ यानी कि जौ की खेती की जाती थी, क्योंकि वह फसल बहुत आसानी से तैयार हो जाता था। और पता चला है कि दास और लोगों से वह गेहूं खरीद लिया करते थे, बदले में वो दूध, घी आदि वस्तुएं दे दिया करते थे। ठीक है, उसके गाय के अतिरिक्त वह क्या क्या पालते थे? भेड़, बकरियां और घोड़े भी पाले जाते थे। पशुपालन ज़्यादा था, कृषि का धंधा कम था। ऋग्वेद में एक अनाज के रूप में जौ का उल्लेख किया गया है, और कुछ तो है नहीं। उसके अलावा वहाँ पर शिल्पकार की अगर हम बात करें तो चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले धातुकर्मी और कुम्हार शामिल थे। तो बढ़ई धातुकर्मी और रथकार जो होते थे वह रथों का निर्माण करते थे। जिसके पास ज़्यादा रथ होता था वह युद्ध में सफलता का निर्णायक माना जाता था, मतलब वह युद्ध में जीत जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, या मान लिया जाता था। बुनाई एक घरेलू शिल्प था, महिलाएं किया करती थी। उसके बाद उसमें लोग जो थे प्राकृतिक रूप से जीवन जीते थे, प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर थे, और काफ़ी सारी देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिसमें इंद्र, अग्नि, सोम ये प्रमुख थे। इंद्र युद्ध के देवता थे, अग्नि जो थे आग के देवता, और सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे पेय बनाया जाता था। देवी देवताओं का जो पूजा था वह कैसे करते थे? धन, संतान और युद्ध के विजय की जो कामना होती थी कि धन मिले, संतान उत्पत्ति हो और युद्ध में विजय की कामना
के उद्देश्य से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, यज्ञों में आहुति देते थे, जिसमें घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दिया करते थे। जो आर्य लोग आए थे उस समय वर्ग विभाजन तो नहीं था, लेकिन 3 वर्गों में फिर भी विभाजन देखते हैं, योद्धा, पुरोहित और जनसाधारण। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों का मतलब मंत्रों की जानकारी से हम लोगों को ऐसा नहीं पता चलता है कि वो वहाँ पर वर्ग भेद की स्थिति नहीं थी। मतलब वर्ग तो था पर उसमें भेद नहीं था। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त एक मतलब कि बहुत सारी ऋचाएँ दी हुई उसमें लास्ट वाला जो है उसमें लिखा गया है 10वां ऋचाएँ, जिसमें ब्राह्मण, राजन, वैश्य एवं शूद्र के 4 वर्णों की कल्पना की गई है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वर्ण भेद अभी तक स्थापित नहीं हुआ था। चलिए उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो हमको लग रहा है कि उत्तर वैदिक काल को हम लोग सेकेंड पार्ट में रखते हैं। तो अभी जितना हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से तो हड़प्पा सभ्यता लगभग जो है वह कब से बताया गया, 37,000 साल पहले का बताया गया। ठीक है, उसके बाद जब वह उसका पतन हो गया तो उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में कुछ और लोग बसने के लिए वहाँ पर आने लगे। ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते थे। इन लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहचान विशिष्ट समूहों के रूप में की जाती थी। कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत भी मिला है, उनसे जानकारी मिलती है, जैसे कि वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक साहित्य और एक उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही ऋग्वेद को रखा गया है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य में क्या है तो उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। ठीक है, यह सब आपको जो भी हम फिर से बोल के सुना रहे हैं उसको नोट करते जाइए। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को क्या किया गया है, 2 कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक युग, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, जो भी वेदों का जो ज्ञान है वह मौखिक रूप में था, लिखा नहीं गया था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता था। देवी देवताओं की जितनी स्तुति, मंत्र, जो भी प्रार्थनाएं हैं वो सब कंठस्थ याद कर लिया जाता था और दूसरी पीढ़ी को याद करवाया जाता था। अब यहाँ पर वैदिक साहित्य देखिए, तो वेद जो हैं 4 हैं, ब्राह्मण 9 हैं, आरण्यक 6 हैं, प्रारंभिक उपनिषद 13 है और कुल उपनिषद 8 है। इसलिए कई सदियों के बाद जो है इसको क्या कहा गया, वेदों को श्रुति कहा। मतलब श्रुति मतलब सुना हुआ। ठीक है, वेद की जो भाषा है वह प्राक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत है, वो वाला संस्कृत नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, उससे थोड़ा भिन्न है। वेदों में जो प्रार्थना है, रचना करने वाले लोग हैं, वह खुद को क्या कहते हैं, वह आर्य कहते हैं। और जो लोग आर्य को नहीं मानते हैं या आर्य की देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका यज्ञ नहीं करते, उनको दास या दस्यु कहा जाता है। अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। ठीक है, दास और दस्यु को। इतिहासकारों का मानना है कि वो दूसरी भाषा में बोलते थे। चलिए आर्य कौन थे, तो आर्य जो लोग थे वह एक विशेष भाषा वाले व्यक्ति के समूह को कहा जाता है आर्य। ठीक है, और जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया था, नई संस्कृति को विकसित किया था, जिसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। भारोपीय भाषा किसको कहते हैं, तो संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोप भाषा वर्ग का एक अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, ग्रीक, स्पेनिश, ये सब इसी भाषा परिवार का है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में जो आपको याद रखने बोले थे, मैटर जो है जर्मनी का शब्द है जिसका मतलब है माँ। आगे देखिए यहाँ पर एक घड़ा जो यहाँ दिखाया गया उसको क्या कहते हैं, तो यह चित्रित धूसर रंग का घड़ा है जिसमें काले रंग से चित्र बनाया गया है। उसके बाद आर्यों का बसाव अगर हम देखें तो आर्य जिस जगह पर शुरू में ऋग्वैदिक लोग जहाँ पर रहते थे उसको सप्त सैंधव कहते थे। और आजकल के टाइम में देखें तो वो पंजाब का जो पूरा प्रांत है, चाहे वो भारत को हो या पाकिस्तान का, दोनों में जो पंजाब प्रांत है उसको सप्त सैंधव कहा गया है। उसका उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो वही सप्त सैंधव लोग बढ़ते बढ़ते गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक बस गए थे। शतपथ ब्राह्मण से यह पता चलता है कि उत्तर वैदिक युग के लोग जो थे वर्तमान का जो बिहार का गंडक नदी है वहाँ तक पहुँच गए थे। और शतपथ ब्राह्मण क्या है,
उत्तर वैदिक युग का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सप्त संदप किसको कहा गया? सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ, ठीक है, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती, दृश्यवती नदियों का क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब यानी गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। चलिए, ऋग्वेद से हमें क्या पता चलता है कि गाय बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण थी और जिसके पास ज़्यादा गाय होता था वो उसको धनी माना जाता था, लेन देन के साधन भी माना जाता था गाय को। आर्य लोग जो थे वह एक कबीले और दूसरे कबीले में लड़ाई भी इसीलिए करते थे, मतलब गौधन के लिए, ठीक है। गौधन की रक्षा करने के लिए सरदार या राजन को चुना जाता था। वह इस तरह के मतलब राजा नहीं होते थे जो आज के टाइम पर है, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाला कोई भी शब्द नहीं दिया गया, जैसे कि उसमें जनपद, राष्ट्र या राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से कुछ अधिक और कुछ नहीं था, मतलब कि एक कबीले का मुखिया था बस, ठीक है। कबीला क्या होता है? एक वंश या परिवार की कई पीढ़ियां जो एक साथ रहते हैं। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था जो थी वह विदत थी, ठीक है। धीरे धीरे उसका महत्व घटता गया और सभा और समिति ने उसका स्थान ले लिया। सभा होता था विशिष्ट लोगों के लिए और समिति होती थी आम लोगों के लिए। या जो मतलब सभा और समिति होता था, इसमें बैठकर सभी लोग समस्याओं का समाधान करते थे, सलाह मशवरा करते थे, महिलाएं भी भाग लेती थी और राजा भी शामिल होते थे, ठीक है। यहाँ पर धनों का बंटवारा होता था जो भी युद्ध से लूटा गया है, और राजा जो है यहाँ पर राजा को भी चुना जाता था। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वह उसका मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। वे चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, इसीलिए किसी क्षेत्र पर उनका राजपाट नहीं होता था बल्कि किसी आदमी पर होता था, मतलब लोग जो हैं एक कबीले पर उनका अधिकार होता था। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था बल्कि किसी कबीले के सभी लोगों का शासक होता था, ठीक है। उनका चुनाव भी कबीले के लोग ही मिलकर करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वो खेती नहीं करते थे, क्योंकि खेती करने के लिए उनको 3-4 महीने रुकना पड़ेगा। मगर कुछ स्रोतों से यह पता चला कि वह जौ का उत्पादन करते थे। जौ का फसल जो है बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। और कुछ और लोगों से यह पता चला है कि वह दास से गेहूं का फसल भी प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं उन्हें दे देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरी और घोड़ा पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में पशुपालन जो था वह ज़्यादा था, कृषि कम था। ऋग्वैदिक काल में अनाज के रूप में एक जौ के बारे में पता चलता है। वहाँ पर शिल्प की ओर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। शिल्पकार में अगर हम देखें तो चर्मकार, बढ़ई, धातुकर्मी और कुम्हार थे। तो बढ़ई, धातुकर्मी और रथकार तो ऐसे वो लोग होते थे जो रथ का निर्माण करते थे, और जिनके पास ज़्यादा रथ होता था उनको सफलता जल्दी मिलती थी किसी भी युद्ध में। उसके बाद बुनाई एक घरेलू कार्य था, महिलाएं करती थी। ये लोग प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे। प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े देवी देवताओं का भी सम्मान करते थे, मंत्रों की रचना करते थे। इसमें इंद्र, अग्नि और सोम महत्वपूर्ण है। सोम जो थे पहले इंद्र जो थे वह युद्ध के देवता थे, अग्नि आग का देवता, और सोम जो था एक पौधा था जिससे एक पेय रस बनाया जाता था, ठीक है। देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, क्यों? धन, संतान और युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से, ठीक है। इनको प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, ठीक है। उस काल में, ऋग्वैदिक काल में, वर्ण भेद नहीं था, ठीक है। वैसे उसमें तीन भागों में विभाजित, जब वो लोग आर्य लोग भारत आए थे 3 भागों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित और जनसाधारण, ठीक है। ऋग्वेद से एक जो मतलब ऐसा वर्ग भेद का तो कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है। बाकी ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में ब्राह्मण, राजन्य यानी कि क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों की कल्पना की गई, लेकिन वर्ग भेद नहीं था, ठीक है। सब एक साथ रहते थे और सब में कोई भेदभाव नहीं किया करते थे। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसको इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।